हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों 6 क्लास की एनसीईआरटी। और ये जो है ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, आपको जैसा कि पता होगा। और आपको इसके थंबनेल जो होता है वो उसमें भी दिखाई दे रहा होगा कि कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम और कौन सा जो है हमारा क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये जो है ज्योग्राफी है दोस्तों, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, ठीक है। एनसीईआरटी ज्योग्राफी की पढ़ने वाले हैं हम। तो दोस्तों, हमारा पहला चैप्टर है इसका ज्योग्राफी का, जिसका नाम क्या है। तो सबसे पहले आते हैं, इसका नाम है सौरमंडल एवं पृथ्वी। यानी हम जो है, जो हमारा सौरमंडल है, तो सौरमंडल के बारे में जानेंगे और उसके बाद में पृथ्वी के बारे में, जो सौरमंडल में हमारी पृथ्वी कहाँ लाई करती है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आपको छोटी सी पृथ्वी ये दिखाई दे रही होगी, ये है हमारी पृथ्वी। तो दोस्तों, ये पूरा सौरमंडल है, ये वाला ये, और इसमें क्या है, पृथ्वी हमारी ये है, ठीक है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और लाइन बाय लाइन रीडिंग करेंगे। कैसे करेंगे? लाइन बाय लाइन, ताकि आपको ये ना रहे, आपको ये ना लगे कि एनसीईआरटी में जो है हमारे साथ जो है कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर ये एक वीडियो, अगर आपको मैं स्पीड कम में, अगर आपको स्लो स्पीड में ये लग रही है, आप इसको 1.5x की स्पीड से देख सकते हैं। स्पीड बढ़ाकर आप इसको 2x की स्पीड से देख सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप धीरे धीरे इसको देखेंगे तो आपके माइंड में कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, और वो जो कि आपको जरूरी होगा। हमने क्यों इसको स्टार्ट क्यों किया? हमने इसको स्टार्ट इसलिए किया दोस्तों कि इसमें जो है आपने देखा होगा, जो एनसीईआरटी है, यहाँ से क्वेश्चन पहली बात बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है। जो जो लोअर क्लास के जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे आप सी ग्रेड के जो भी एग्ज़ाम होते हैं एसएससी वगैरह के, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपना रोल अदा करती है। उसके बाद में यूपी पीसीएस जो होता है, उसकी आंसर राइटिंग में भी इसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। आप चाहे आईएएस की तैयारी कर रहे हों या पीसीएस की तैयारी कर रहे हों, अगर आप एनसीईआरटी, अगर आप आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो आंसर को स्टार्ट करने का जो यहाँ से जो आपको कंसेप्ट मिलता है, जो चीज़ें मिलती हैं, लाइनें मिलती हैं, बहुत सरल अंदाज में और सरल तरीके से लिखने में बहुत आसानी होती है। तो वो चीज़ें दोस्तों यहाँ से मिलती हैं आपको। तो इसीलिए एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है, सबसे बड़ा पर्पज़ ये है कि लोग दोस्तों 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार में एनसीईआरटी के कोर्स बेच रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आपको वही कंटेंट जो है उससे और बढ़ चढ़ के अच्छा कंटेंट फ्री में आपको यूट्यूब पर दिया जाए। बस यही उद्देश्य है। अब स्टार्ट करते हैं ज़्यादा ना बात करते हुए। सूर्यास्त के बाद आकाश देखना कितना अच्छा लगता है। जैसे जब सूर्य छिपने को होता है तब हम आकाश की तरफ देखते हैं, तो दोस्तों कितना अच्छा लगता है। और जब अंधेरा हो जाता है 6 बजे 7 बजे 8 बजे के समथिंग, जब आसमान में जब तारे निकल आते हैं, तब की बात है। बिल्कुल जैसे झुटपुटा, यानी शाम ढलते के टाइम की बात हो रही है दोस्तों। तो उस टाइम पर अब ये कह रहा है कि पहले 1 या 2 बिंदु ही चमकते हैं, पहले 1-2 बिंदु चमकते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। पहले 1-2 तारा चमकता है, उसके बाद में फिर बढ़ते जाते हैं दोस्तों। उनकी गणना नहीं कर सकते, हम उनकी गणना नहीं कर सकते। ये भी बात सही है कि हम उनकी जो है गणना नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह से हमारी खोपड़ी में जितने बाल होते हैं, अगर कोई आपसे बोले कि आप अपनी सर के बाल गिन लीजिए, तो आप गिन नहीं सकते। इसी तरह से हमसे कोई बोले कि आप तारे गिन लीजिए, तो आप आसमान में जो तारे हैं उनको गिन नहीं सकते। तो दोस्तों ऐसी ठीक इसी प्रकार से आकाश में छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। आकाश जो है छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, और उसमें बहुत सारे तारे होते हैं। तारे भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। और उसमें ग्रुप वाइज भी तारे होते हैं, उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। जैसे सप्तऋषि है और ध्रुव तारा है, ये सारे सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अब उसके बाद बात करते हैं कुछ, जिनमें कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। ये भी बहुत अच्छी बात है। आकाश में ऐसा लगता है
जब तारे जो है टिमटिमाते हैं तो दोस्तों जो जो हमें जो प्रतीत होता है, फीलिंग हमारे अंदर जो आती है, वो ऐसा लगता है जैसे हीरे जो है जो चमक रहे हों आकाश में दोस्तों, इस तरह से। तो ये जो है बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। और इसके बाद जो है इस चमकीली वस्तुओं के साथ, इन चमकीली वस्तुओं के साथ चंद्रमा को भी देखते हैं। जब आकाश में जब जो है तारे वगैरह चमकते हैं तो उनके साथ जो है चंद्रमा भी चमकता है, और ये प्रतिदिन ऐसा सीन होता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि अलग अलग समय पे आकार जो है चंद्रमा का जो है स्थित अलग अलग दिखाई पड़ता है, ये भी सही है। आप अगर अब देखो ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होने वाली है, यहाँ पर चंद्रमा के बारे में बात हो रही है और पूर्णिमा के बारे में बात हो रही है। आप पूर्ण चंद्रमा को देखते हैं, एक महीने में एक बार देख सकते हैं। पूरे चंद्रमा को आप जो है, पूरा चंद्रमा ऐसे होता है तो उसको एक महीने में पूरा जब गोल होता है उसको क्या है, हम जो है पूर्णिमा की रात होती है उस दिन हम पूरा चंद्रमा देख सकते हैं। 15 दिन बाद आप इसे नहीं देख सकते, 15 दिन बाद इसको नहीं देख सकते, क्योंकि चंद्रमा जो है जब जो है चंद्रमा जो है अपने दूसरी कक्षा में चला जाता है, तो अब वो धीरे धीरे जो है कम दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो अब उसके हिसाब से, जैसे आज पूर्णमासी को चंद्रमा पूरा है तो पहले इतना कटेगा, इतना कट जाएगा, फिर इतना कट जाएगा, फिर इतना, धीरे धीरे करके वो बहुत छोटा, और अमावस्या जिस दिन होती है उस दिन दोस्तों गायब हो जाता है, दूसरों गायब हो जाता है, उस दिन वो दोस्तों गायब हो जाता है। और फिर धीरे धीरे जैसे अमावस्या खत्म हो जाती है, फिर अगले दिन से परवा आती है, उस दिन से फिर धीरे धीरे जो है फिर चंद्रमा बढ़ने लगता है, पहले कम फिर ज़्यादा, फिर पूर्णिमा जब तक आती है एक महीने बाद तब तक फिर पूरा गोल हो जाता है। तो इस तरीके से एक जो है महीना होता है, एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो ये जो 2 पक्ष होते हैं उनमें एक में चंद्रमा जो है पहले बढ़ता है और फिर एक में घटता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। और ये भी मैं बताने वाला हूँ कि जब जो है चंद्रमा जो है उसके बारे में बताऊँगा, ग्रहण कैसे पड़ता है जब चंद्रमा बीच में आता है। ये इसकी ट्रिक होती है, एक शाम और एक समा, ऐसे करके ट्रिक मैंने बनाई है। अब उसमें क्या है, सन जो है जब जो है अर्थ बीच में होती है, जब अर्थ बीच में होती है तब दोस्तों सूर्य पर ग्रहण पड़ता है, ऐसे करके चंद्रमा पर सूर्य पर ग्रहण पड़ता है। और जब जो है चंद्रमा जो है जो बीच में होता है तब जो है नहीं, ये अर्थ बीच में होती है तब सूर्य पर ग्रहण पड़ता है, और जो चंद्रमा जो बीच में होता है तब जो है जो चंद्रमा पर ग्रहण पड़ता है। तो ऐसा करके सीन होता है, वो मैं सारी चीज़ें आपको इसको बताऊंगा आगे। चलते हैं आगे। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय इन सभी छोटी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य की जो ऊर्जा, जो प्रकाश होता है वो अत्यधिक तेज होता है। इसके कारण रात के समय चमकने वाली जो वस्तुएं होती हैं वो हमें दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, और उसके बाद सूर्य, चंद्रमा, वे सभी वस्तुएं जो रात के समय जो है चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। सूर्य और चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय जो चमकती हैं, चाहे सूर्य हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे दिन के समय चमक रहा हो जो भी, और चाहे रात के समय, तो वो सारा जो होता है वो उसको क्या बोलते हैं? खगोलीय पिंड बोलते हैं। क्या? खगोलीय पिंड। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखते रहना। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं जो गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी जो है प्रकाश होता है, अपना प्रकाश होता है, ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। उसके बाद खगोलीय पिंडों में को तारा भी कहते हैं। खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? तारा भी कहते हैं। सूर्य भी इसी तरह से एक तारा है। सूर्य क्या है? इसी तरह से एक तारा है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। जो रात में जो तारे चमकते हैं वो क्या है कि वो सूर्य के समान ही है, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण, हमसे क्या है ना, वो
बहुत अधिक दूर होने के कारण उनकी जो जो दूरी है हमसे बहुत ज़्यादा है। उस कारण ऐसे ऐसे भी तारे हैं जो सूर्य से कई गुना ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन उनका क्या सीन है कि उनकी दूरी जो है बहुत ज़्यादा है, उनकी दूरी जो है बहुत ज़्यादा, इसलिए वो हमें छोटे प्रतीत होते हैं और उनकी ऊष्मा जो है हम तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है दोस्तों, ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं, वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, दूरी के कारण मैंने आपको बताया। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर छोटी सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अब जैसे कहीं आप ऊंची जगह पर चढ़ जाएंगे, जैसे किसी पर्वत पहाड़ पर अगर कभी गए हों, तो वहाँ से जब नीचे देखते हैं तो बहुत आदमी जो है बहुत छोटे से दिखाई देते हैं आपको। तो ऐसा ही सीन होता है, आप कभी किसी ऊंची इमारत पर चढ़े हों, वहाँ से नीचे देखा हो तो आदमी आपको बहुत छोटे, कार बहुत छोटी, बहुत सी छोटी सारी चीज़ें बहुत छोटी छोटी दिखाई देने लगती हैं। तो अब उसके बाद में बात करते हैं, जैसे कि हम किसी जहाज को जब उड़ रहा होता है तो जहाज को भी हम देखते हैं ऊपर की तरफ, तो दोस्तों वो भी हमें क्या है, बहुत छोटा दिखाई देता है। लेकिन जहाज जब एयरपोर्ट पर उतरता है तो बहुत बड़ा होता है। तो इस चीज़ को आप ये एग्जाम्पल्स मान सकते हैं। अच्छा, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों और बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। जैसे नक्षत्र मंडल होता है, एक नक्षत्र मंडल कहलाते हैं, और अर्सा मेजर, बिग बियर भी कहलाते हैं। इसी प्रकार का नक्षत्र मंडल जो है बहुत सारे जो है इसी प्रकार के होते हैं। ये इनमें से एक हैं, नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा और बियर इनमें से एक हैं। ठीक है, बिग बियर जो है इनमें से एक हैं, और भी आगे हम बात करेंगे। अच्छा, अब बहुत आसानी में आने वाला नक्षत्र मंडल सप्तऋषि। सप्त का मतलब सात, और ऋषि माने संत, ऐसा कहा जाता है। हमारे वेद पुराणों में इसका वर्णन दिया गया है सप्तऋषि का। तो दोस्तों आप उसके बारे में आप जान सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये जो है सप्तऋषि हो गए। 7 तारे होते हैं जो है ऐसे करके, ये ऐसे करके लाइन से होंगे वो, तो उन्हीं को सप्तऋषि कहा जाता है। नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग हैं। ये क्या है, अर्सा मेजर का भाग हैं। अपने आस पड़ोस, परिवार या बड़े व्यक्ति से कहिए कि आपको आसमान में अधिक तारों और ग्रहों के नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। तो दोस्तों हाँ, ये रियल फैक्ट है। आप जो है अपने घर वालों से कहें और आप उनसे पूछें, और या फिर आप अकेले जाकर भी देख सकते हैं। वो ऐसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं यूँ करके ऐसे, तो आप उनसे पहचान सकते हैं। कोई 7 ऋषि होते हैं, कोई पंच ऋषि होते हैं, ऐसे करके आप उनको देख सकते हैं। अब देखो, प्राचीन समय में लोग रात्रि दिशा का निर्धारण कैसे करते थे? वो दोस्तों तारों के द्वारा जो है दिशा निर्धारित करते थे। जब मैं छोटा था तब हमारे जो बाबा जी हैं वो खेत में पानी लगाया करते थे दोस्तों। तो एक दिन मैं उनके साथ था, तो उन्होंने मुझे इस चीज़ को बताया कि अब ये बताइए, रात्रि हो चुकी है, अब इस टाइम पर उत्तर की दिशा किधर है? अगर आपको दिशा निर्धारित करनी है तो कौन सी तरफ? तो मैंने उनसे बोला कि अब तो नाइट हो चुकी है, हम अंधेरे में कैसे बता सकते हैं, रात हो गई है। तब उन्होंने मुझे बताया, और वो बात आज तक मुझे याद है और अभी भी मुझे आ गई, तो मैंने आपको बताई कि उन्होंने बोला कि एक चीज़ याद रखना, जो सबसे ज़्यादा जो है तारा जो चमकता हुआ दिखाई दे रहा है वो उत्तर की साइड में है, और उसका नाम है ध्रुव तारा। अब ध्रुव तारा हमेशा उत्तर की साइड में होता है। तो अब उनके माइंड में एक चीज़ क्लियर थी कि हमारा जो गांव है वो हमारे खेतों से जो है पूर्व की साइड में है। तो अगर उत्तर की साइड में ध्रुव तारा इधर है, तो मुझे किधर जाना है? मुझे इधर जाना है, पूर्व की साइड में। तो दोस्तों इस तरह से उन्हें गांव भी मिल जाता था। आई मीन वो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, इसी तरह से लोग जो है दिशा निर्धारित किया करते थे बुजुर्ग। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इस वजह से मैंने शेयर किया, क्योंकि खुद के एक्सपीरियंस सच्चे होते हैं और अच्छे भी होते हैं और समझ में भी आते हैं, और मैं समझा भी पाया तुमको। अच्छा, सप्तऋषि मंडल संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींची जाए और उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे को इंगित करेगी। ये भी सही है, सप्तऋषि हों और उनको जो है ऐसे करके रेखा खींची जाए तो वो किधर जाएगी, वो जो है ये आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए,
उत्तर की दिशा में आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, ध्रुव तारा। ठीक है, ये क्या है, सप्तऋषि। अब यहाँ से आप देखेंगे तो ये कहाँ जा रही है, सीधी उत्तर दिशा में जा रही है। तो इसकी दिशा जो है, ये दिशा जो है उत्तर में है, ये वाली। ये कौन सी हो गई, पूरब। ये कौन सी हो गई, पश्चिम। लड़की जो है इधर मुंह करके खड़ी है, ये वाली ये। अब दक्षिण दिशा कौन सी होगी, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। खगोलीय पिंडों, खगोलीय पिंडों में प्रकाश एवं ऊर्जा ऊष्मा नहीं होती है, तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। पिंड ग्रह कहलाते हैं, पिंड जो है ग्रह कहलाते हैं। और जो है अंग्रेजी में इनको क्या कहते हैं, प्लानेट कहते हैं, प्लानेट कहते हैं इनको। और यह जो है ग्रीक भाषा में, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई, प्लेनेटाई जो शब्द है उससे बना हुआ है। और उसके बाद बात करते हैं जो परिभ्रमक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है ये चारों तरफ घूमने वाले होते हैं। ये जो है आप पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। जैसे पृथ्वी हमारी जो है ये सूर्य का चक्कर लगाती है, उसी तरह से ये जो है ये पृथ्वी का जो चक्कर लगाते हैं। ठीक है, पृथ्वी भी एक ग्रह है, जैसे और ग्रह हैं वैसे ही पृथ्वी एक ग्रह है। और सारे ग्रह कितने हैं, कैसे हैं, वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। पूरी आकाश गंगा जो होती है उसके बारे में अभी आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। पूरा डिटेल से चैप्टर डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद में दोस्तों नज़दीकी तारा है, और ये जो है चंद्रमा देखने पर चंद्रमा की चमकती हुई प्रतीत होती है। दोस्तों चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। अगर इसको हम और किसी ग्रह से देखेंगे तो दोस्तों ऐसे मंगल से देखेंगे तो ये हमें चंद्रमा की तरह चमकती हुई दिखाई देगी। ठीक है दोस्तों, अब ये सारी डिटेल है जिसमें आपको ये सब डिटेल दी गई है। ये आपका ये जो सूर्य है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ, ये है हमारा सूर्य। अब सूर्य के आगे कौन सा ग्रह पड़ता है, तो इसका ग्रह पड़ता है, इसके बाद आता है आपका कौन सा, बुध। बुध जो है इसके जो है बुध, तो बुध के जो उपग्रह होते हैं वो कितने हैं दोस्तों, इसके सैटेलाइट कितने हैं, वो हैं आपके 58। ठीक है, ये बहुत याद करने वाली चीज़ है। इसमें कभी पूछ लेता है सबसे कम किसके हैं, सबसे ज़्यादा किसके हैं, और किसके है ही नहीं, ये चीज़ पूछता है, तो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में आपको बुध पता चल गया। उसके बाद में ये आ गया आपके पास वीनस यानी शुक्र। इसके कितने हैं, तो दोस्तों 108 इसके उपग्रह हैं। और जो है ये जो है बुध के पास शुक्र होता है, नज़दीकी ग्रह है। ठीक है, उसके बाद सूर्य के नज़दीकी ग्रह पहला बुध और दूसरा कौन सा है, शुक्र। ठीक है, अब उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये है हमारी तीसरे नंबर पे आ जाती है हमारी पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी, इसके कितने 150 जो हैं, 150 जो है इसके उपग्रह हैं। उसके बाद मंगल की बात करते हैं। मंगल दोस्तों इसके 288 उपग्रह हैं। और ये उसके बाद अब ये 4 ग्रह हैं, इन चारों को क्या बोला जाता है, इन चारों को इनर ग्रह बोलते हैं, इनर प्लैनेट्स भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, इनर प्लैनेट्स भी बोलते हैं, यानी आंतरिक ग्रह होते हैं। ये जो है आंतरिक ग्रह होते हैं। आप इनको ये मान सकते हैं कि ये जो हैं क्या होते हैं, आंतरिक ग्रह होते हैं दोस्तों। ये जो हैं ये आंतरिक ग्रह हैं 4। ठीक है, क्योंकि ये क्षुद्र रेखा से इधर है, क्षुद्र रेखा जो है ये जो है इनसे इधर है अंदर की साइड, तो इसको क्या कहेंगे, ये जो है आंतरिक ग्रह हैं, इनर प्लैनेट्स। अब बाहर की ओर जब जाएंगे तो दोस्तों बाहर की ओर क्या पड़ता है, हमारा बृहस्पति पड़ता है, उसके बाद शनि पड़ता है, उसके बाद यूरेनस पड़ता है, उसके बाद जो है एक और पड़ता है जिसका नाम नेपच्यून है। तो दोस्तों ये जो हैं दोस्तों क्षुद्र ग्रह के बाहर जो पड़ते हैं इनको बाह्य ग्रह बोलते हैं। बाह्य, आउटर प्लैनेट, बाह्य ग्रह बोलते हैं, आउटर प्लैनेट बोलते हैं दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इसमें भी दोस्तों ये लिखा होगा। और सारी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी आपको कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा जो है कितने दिन में कौन करता है अपने अक्ष पे, और अपने अक्ष पर घूर्णन कितने दिन में। तो ये सब के बारे में जानकारी दी हुई है। जैसे बुध के बारे में दी हुई है, सबसे पहले बुध है, और बुध के बारे में यहाँ पर दी गई है, शुक्र के बारे में, पृथ्वी के बारे में, मंगल के बारे में। तो दोस्तों आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं, मैं भी पढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बता दूंगा आपको।
कि सूर्य के चारों ओर जो है परिक्रमा 88 दिन में कौन करता है तो वो बुध करता है। और ये अपने अक्ष पर कितने दिन में करता है? 59 दिन में करता है। और दोस्तों और मैं आपको बताऊं, शुक्र 225 दिन में करता है, 255 दिन में करता है और अपने अक्ष पे 243 दिन में। उसके बाद पृथ्वी सूर्य की 365 दिन में करती है और अपने अक्ष पे 1 दिन में कर देती है। उसके बाद मंगल की बात करते हैं। मंगल जो है चंद्रमा इसका उपग्रह है दोस्तों। और उसके बाद बात करते हैं मंगल जो है 687 दिन में करता है इसकी परिक्रमा जो है। और अब बात करते हैं ये मंगल जो है अपने अक्ष पर ये कितने दिन में करता है? तो ये 1 दिन में करता है। और चंद्रमा की जो संख्या जो है दोस्तों, वो जो चंद्रमा के जो सैटेलाइट हैं वो कितने हैं दोस्तों? वो 2 हैं। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। आंतरिक ग्रह के बारे में जानते हैं। सूर्य के बहुत नज़दीक हैं और ये चट्टानों से बने हैं। एक तरह से जो पत्थर चट्टानें होती हैं उनसे बने हुए हैं। बात करते हैं आगे, ये आंतरिक ग्रह ही हैं। ये सभी जो हैं आंतरिक ग्रह हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आंतरिक ग्रह हैं। ये आपको मैंने आप ही बताया था। ठीक है, ये नज़दीकी ग्रह हैं, चट्टानों से बने हुए हैं। जैसे पृथ्वी में भी मट्टी, चट्टानें, पत्थर सब मिलते हैं, मंगल पे भी वो ऐसे ही, और ऐसे ही शुक्र पे, ऐसे ही बुध पे। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट आगे। अब बाह्य ग्रह ये वाले हैं। बाह्य ग्रह दोस्तों ये सूर्य से बहुत दूर हैं और तथा बहुत बड़े आकार के हैं और ये गैस से बने हुए हैं, तरल पदार्थों से। और गैस का ये भी पूछ लेता है क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है कभी कभार, तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा मस्ट इम्पोर्टेंट है। बृहस्पति के चारों ओर एक परिक्रमा जो है, बृहस्पति सूर्य के चारों ओर कितने दिन परिक्रमा करता है? तो 11 साल 11 जो है महीने में करता है। और ये जो है ये कितने दिन में करता है? महीने अपनी धुरी पर कितने दिन में करता है? अपने अक्ष पर कितने? 12 साल में करता है दोस्तों। ठीक है, 12 साल में अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। ठीक है, हाँ। अब उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट जो है अपने, उसके बाद 9 घंटे और 56 मिनट में चंद्रमा की संख्या जो है लगभग जो है 53। और शनि जो है, शनि के बारे में है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 29 साल 5 महीने में करता है। अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे और 40 मिनट में कर देता है। और जो है चंद्रमा की संख्या जो है, चंद्रमा की कितने दिन में करता है? तो ये जो दोस्तों चंद्रमा ही करता है 53 दिन में लगभग। ठीक है, उसके बाद नेपच्यून की बात करते हैं। नेपच्यून इधर है, ये सूर्य दोस्तों, ये जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण कितने दिन में? 84 दिन में, 84 साल में, 84 साल में, क्योंकि ये बहुत दूरी पर है। और इसका जो अपने अक्ष पर कितने दिन में? 17 घंटे 54 मिनट में करता है। चंद्रमा की संख्या जो है इनसे जो है लगभग 27 दिन में कर देता है चंद्रमा दोस्तों इनकी। और जो है सूर्य के चारों ओर जो है एक परिक्रमण 164 साल में करता है। कौन? नेपच्यून। और ये दोस्तों अपने अक्ष पर 16 घंटे और 7 मिनट में कर देता है। और इसकी चंद्रमा की जो चंद्रमा की संख्या जो है वो कितने दिन में करता है? तो चंद्रमा की करता है ये 53 दिन में। ठीक है, 13। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, तो इस वजह से मैंने बताया आपको। आगे चलते हैं। आसमान में दिखने वाले उपग्रह हमारी पृथ्वी का सहचर इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी समान 7 ग्रह हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं और उसमें कुछ अपने पास भी है, जिसमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। अपने चंद्रमा भी हैं कुछ के पास। अब जैसे बात करते हैं, क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सूर्य देवता को कहा जाता था और जो है सौर शब्द
का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार में सौर मंडल, सोलर सिस्टम कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको पढ़ सकते हैं। सूर्य दोस्तों, सौर मंडल में सूर्य और 8 ग्रह और उपग्रह, कुछ खगोलीय पिंड हैं दोस्तों, और जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। अब देखो, कभी भी क्वेश्चन आ जाता है कि सौर मंडल का निर्माण कैसे होता है, तो दोस्तों इस तरह से होता है कि सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड, कुछ और जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। हम उसे सौर परिवार कहते हैं या उसका नाम देते हैं। सूर्य जो है इस परिवार का कौन है, ये जो है चीफ है, मुखिया है, सर इसका मुखिया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात ये, सूर्य सौर मंडल में जो है केंद्र में स्थित है और यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। खिंचाव बल और इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य जो है सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है दोस्तों, और इसकी जो है ऊष्मा बहुत तेज होती है, जिसे आप महसूस नहीं कर सकते। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक तारा इसके होने के बावजूद हमसे बहुत दूर है। ये सबसे नज़दीक तारा होने के बावजूद भी हमसे बहुत दूर है। लगभग 15 करोड़ किलोमीटर ये हमसे दूर है दोस्तों। ग्रहों के बारे में जानते हैं, सूर्य के बारे में ये इतनी डेफिनेशन है। और एक हनुमान चालीसा में दोस्तों एक जो है यात्रा, जो आप एक दोहा है जिसका नाम है चौपाई, कि युग सहस्त्र योजन पर भानु, यानी इतनी दूरी पर तुलसीदास ने पहले ही किया है जो है कि युग सहस्त्र योजन पर भानु, ली होता है मधुर फल जानू। तो दोस्तों हनुमान जी ने जब मुँह में उसको सूर्य को रखा है, तब उसके टाइम उन्होंने बताया है कि युग सहस्त्र योजन, अगर इनका सबका गुणा आपस में कर देंगे तो 15 करोड़ निकलता है। तो इसी हिसाब से इतनी दूरी लगभग जो है सूर्य पृथ्वी से था, बहुत पहले रिसर्च हो चुकी थी। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं ग्रहों के बारे में। ग्रह जो है 8 ग्रह हैं। पृथ्वी जो है सूर्य से दूरी के अनुसार दोस्तों ग्रहों का जो नाम है वो इस प्रकार है कि कौन सा ग्रह कितनी दूरी पर है। तो दूरी के अनुसार आप याद कर सकते हैं उसको, कि सबसे पहले जो है कौन सा पड़ता है, उसके बाद कौन सा, तो मरकरी, वीनस, और उसके बाद अर्थ, फिर आपका मार्स, उसके बाद जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। ये वाली ट्रिक बहुत सही है। और वैसे मैं तो इस तरह से याद करता हूँ कि सन SUN सन, माइकल जैक्सन और जो है EVM इधर के लिए पढ़ लो आप, EVM जिससे वोट पड़ता है, सीधी सी बात है। तो सन का मतलब पुत्र पहले डांसी का माइकल जैक्सन बना, फिर उसके बाद उसने वोट डाल दिया, बस सीधी सी बात है। तो ये वाला सिस्टम सही है। तो अब बढ़ते हैं आगे। सौर मंडल, अब यहाँ से ये भी देख सकते हैं आप, इस साइड के ग्रह और इस साइड के ग्रह दोस्तों, ठीक है। हाँ, तो इस साइड के ग्रह जो हैं ये कौन से हैं, आउटर, ये कौन से हैं, इनर, ये बहुत याद रखना है। अच्छा, 8 ग्रह निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं और ये कक्षा कहलाते हैं, ठीक है। सौर मंडल के 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक है, हाँ ये तो सही है, बिल्कुल अच्छी बात है। और ये 88 दिन में चक्कर लगाता है, ये सही बात है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुक्र जो है इसको क्या पृथ्वी का क्या कहा जाता है, जुड़वा ग्रह माना जाता है। लगभग इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है, इसलिए जुड़वा ग्रह इसको कहते हैं। अभी तक प्लूटो जो है वह एक जो है ग्रह माना जाता था, लेकिन अब 2006 के बाद अगस्त में एक खगोलीय संगठन की बैठक हुई, उसके बाद में इसको इस लिस्ट से निकाल दिया गया है और जो है ये गायब हो गया। 2003 में जो है इसको UV 313, सिरस और प्लूटो ये बौने ग्रह कहे जा सकते हैं,
दोस्तों। इसके बाद अब चलते हैं आगे, पृथ्वी की बात करते हैं। अब पृथ्वी के बारे में बात करते हैं तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है तीसरा ग्रह है। तीसरा कौन सा? तीसरा ग्रह है और यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह अगर क्रम की दृष्टि से देखें अगर हम, तो ये दोस्तों तीसरा है। और अगर हम इसकी जो है इसके आवरण की दृष्टि से देखें तो ये जो यह ग्रह है वो पांचवा स्थान ग्रहण करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है पांचवा है, ठीक है। अब जो है आकार की दृष्टि से, अच्छा अब उसके बाद में ये बात करते हैं कि यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है और यही कारण है कि इसके आकार को भूआब कहा जाता है। भूआब कहा जाता है, यही कारण है कि इसको भूआब कहा जाता है। भूआब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार, पृथ्वी के समान आकार। अच्छा अब बात करते हैं जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा अनुकूल जीवन जीने के लिए पृथ्वी पर जो है सबसे अच्छी जो है जलवायु पाई जाती है, अच्छा मौसम पाया जाता है, अच्छी सब चीज़ पाई जाती है। इस वजह से जो है यहाँ पर जो है जीवन जो है मनुष्य का वो बहुत अच्छी ज़िंदगी आदमी जी सकता है, अच्छे से सारी चीज़ें फील कर सकता है। अच्छा बात करते हैं, पृथ्वी न गर्म है अधिक और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है और हमारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक वायु और जो है गैसें, जो हवा है वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और गैसों में ऑक्सीजन जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा मौजूद है, जो पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, जिससे हम अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत है। तो अब उसके बाद में पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। ये अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग का दिखाई देता है। कैसे रंग का? नीले। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है, P/Q कि पृथ्वी अंतरिक्ष से देखने पर कैसे रंग की दिखाई देती है। तो दोस्तों नीला, पीला, हरा, ऐसे आप काला, तो इसमें से दोस्तों कुछ काले लगा के आते हैं, कुछ हरे, कुछ पीले, नीले। तो दोस्तों नीली जो है, नीला इज अ गुड आंसर, ठीक है। क्योंकि 2/3 सतह ढकी हुई है, पृथ्वी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। इसकी 2/3 सतह जो है, इतनी सतह जो है इसकी क्या है, इतनी एक साइड की पानी से ढकी हुई है, ये वाली ये और इतनी जगह में जो है हम जो है यूज करते हैं इसको। तो इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? नीला ग्रह भी कहा जाता है, पानी से ढकने के कारण, क्योंकि चारों तरफ समुद्र है, तो इस वजह से। अच्छा अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और इसका व्यास जो है ये कितना है? इसका व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, 1/4। पृथ्वी का अगर 1 है तो उसका 1/4, यानी 100 है पृथ्वी का, तो इसका कितना है? 1/25, ऐसे मान सकते हैं आप। इसलिए यह इतना बड़ा प्रतीत होता है। और जो है क्योंकि हमारे ग्रह जो है अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक हैं और दोस्तों हमसे जो है 3,84,400 किलोमीटर जो है दूर है। और हमने अभी चंद्रयान जो है पहले 1 भेजा, फिर 2 भेजा और अब फिर 3 भी भेजा है और 3 हमारा सक्सेसफुल भी हुआ है, वहाँ तक हम पहुँच गए हैं, ठीक है। तो ये आपको ये चीज़ बहुत याद रखनी है। अच्छा उसके बाद में बात करते हैं, सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तुलना कर सकते हैं आपस में, ठीक है। रॉकेट का प्रक्षेपण, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, ये सारी चीज़ें दोस्तों आप देख सकते हैं कैसे क्या सीन है। उसके बारे में भी हमारी जो क्लास है एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसमें स्पेस टेक्नोलॉजी चैप्टर चल रहा है अभी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्पेस टेक्नोलॉजी में पढ़ा रहा हूँ, उसको आप देख सकते हैं। उसमें आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। रॉकेट कैसे उठता है, कैसे प्रक्षेपण करता है और उसके बाद में कैसे पृथ्वी पर गिरता है और किस तरह से फिर अंतरिक्ष में प्रवेश कर जाता है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, उसमें बता रहा हूँ। वो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, उसमें देख सकते हैं आप उनकी वीडियो को। उपग्रह के बारे में इन्होंने बताया है कि एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है। जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर जो है चक्कर लगाते हैं जो है ग्रह, उसी प्रकार
ठीक है। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है जो वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है, जिसका जो है उपयोग ब्रह्मांड में जानकारी देने के लिए या लेने के लिए जो है यूज करते हैं। जैसे संचार के माध्यम से हम सैटेलाइट अपने भेजते हैं, आपको पता होगा। जैसे हमने अभी जीपीएस के लिए जो हमारा लोकेशन है उसके लिए नाविक हमने लॉन्च किया है, वो भी हमारा कुछ दिनों में काम करने लगेगा। अभी हमने आज की डेट में बात करूं तो 52 सैटेलाइट देखने के लिए हमने 1 लाख करोड़ रुपए का बजट जो है हमने जो पारित किया है, और उसमें 60,000 करोड़ रुपए जो है अंतरिक्ष के लिए हैं, जिसमें हम 30,000 करोड़ का हमने एक मिसाइल के लिए वो सिस्टम बनाया है दोस्तों, और हम 30-40 हज़ार करोड़ रुपए हम दोस्तों स्पेस में 52 जो सैटेलाइट हैं उनको लॉन्च कर रहे हैं उसके द्वारा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। चंद्रमा आपको पता ही चल गया होगा, ये तो चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। इसके इतने समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है, और इसके बाद पृथ्वी हमें जो है चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा का हमें जो है एक भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि उस पर ही फोकस हो पाता होगा, ऐसे करके होता है। तो एक साइड से जब सूर्य का प्रकाश पड़ता होगा तब चंद्रमा दिखाई पड़ता होगा, तो वो सीन है ना। अब बात करते हैं चंद्रमा। इसकी सतह जो है पर्वत मैदान गड्ढे जो है सतह छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन जो है चंद्रमा की छाया जो है देखा जा सकता है। उसमें आपको देखा होगा एक पेड़ सा बना होता है चंद्रमा में, ऐसे करके आपको मिल जाएगा उसमें। तो बुजुर्गों के बहुत अलग अलग मत हैं उसको लेकर। तो तारों ग्रहों, अब ये क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। तो ये दोस्तों आउटर और जो इनर हमारे दो तरह के प्लैनेट होते हैं, उनके बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो ये दोस्तों मैंने आपको बताया भी, ये जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और क्षुद्र ग्रह ये छोटे छोटे कण होते हैं, ये पत्थर के वही हैं। तो इन पिंडों को जो है क्या क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। इधर मंगल और इधर जो है बृहस्पति, तो उसके बीच में पाए जाते हैं। तो ये जो है पहले विस्फोटक के बाद टूटकर जो है अलग हो गए। ये दोस्तों विस्फोटक हुआ होगा, उससे अलग हुए। उल्कापिंड के बारे में जानते हैं। ये उल्कापिंड है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों को, छोटे छोटे टुकड़ों को जो है उल्कापिंड कहा जाता है। कभी कभी उल्कापिंड जो है पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी जो है प्रवृत्ति गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण हम गर्म होकर जल जाते हैं, और फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है, और जो है आपस में टकराते होंगे। कभी कभी कोई उल्कापिंड जो है पूरी तरह से बिना जले पृथ्वी पर आकर गिरता है, जिसमें धरातल में गड्ढे बन जाते हैं दोस्तों। उसके एग्जाम्पल भी हैं, जैसे महाराष्ट्र में एक झील है, वहाँ पर जो है एक उल्कापिंड आकर गिरा था, तो उसका वो एग्जाम्पल है। ठीक है। तो अब बात करते हैं जिसको लोनार झील बोला जाता है, वो इसी का उदाहरण मान सकते हैं आप। तो खुले आकाश में, क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में जो है दूसरी ओर फैली सफ़ेद पट्टी की एक चमकदार रास्तों को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे और जो है आकाशगंगा की एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना भारत में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। इस जो है इस प्रकार का आकाशगंगा जो है, ये आकाशगंगा है, देखो दोस्तों दिखाई दे रही होगी आपको। तो ये धुंधला धुंधला सा है। तो हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम क्या है? मिल्की वे। आकाशगंगा को इंग्लिश में कहते हैं गैलेक्सी। ठीक है, गैलेक्सी। ये जो है आकाशगंगा होती है, आकाशगंगा। तो ये जो है हमारी जो है मिल्की वे गैलेक्सी है, मिल्की वे। मैं आपको बता दे रहा हूँ, वैसे
याद रखें। तो आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों और एक प्रणाली है, उनकी सबकी बनी हुई एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं जो है ब्रह्मांड में मिलकर आकाशगंगाएं एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। जिसमें हम रहते हैं वो मिल्की वे गैलेक्सी है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है और वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अत्यधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं और इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी अभी नहीं मिली है, ठोस जानकारी कोई नहीं है। हम जानते हैं कि हम इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। और जो है, अब आप ब्रह्मांड के बारे में क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, क्या संबंध बता सकते हैं दोस्तों? पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल मिल्की वे गैलेक्सी है, देखो मैंने बताया था मिल्की वे है। और उसके बाद ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े तथ्य विचार करें, कीजिए। आकाश लाखों आकाश गंगाएं, उनसे मिलकर जो है हमारी जो है ब्रह्मांड बना है, हमारा ब्रह्मांड जो बना है। तो आप इस समय इस चित्र में कहाँ पर हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये ब्रह्मांड हो गया, उसके बाद आकाशगंगा, फिर सौरमंडल, फिर पृथ्वी। तो मेरा कहने का मतलब जो है, एक अगर ब्रह्मांड है तो उसमें लाखों जो हैं क्या है, आकाशगंगा। अगर लाखों आकाशगंगाओं में एक आकाशगंगा है जिसका नाम है मिल्की वे। अब मिल्की वे है ना, मिल्की वे। अब मिल्की वे में एक सौरमंडल है, ठीक है, बहुत सारे सौरमंडल हैं, उसमें एक सौरमंडल है। तो ये सौरमंडल जो है मिल्की वे गैलेक्सी में जो सौरमंडल है, उसमें ही हम कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह, 8 ग्रह एक सूर्य। तो 8 ग्रह एक सूर्य, तो उसमें से एक जो ग्रह है हमारा वो है पृथ्वी। और पृथ्वी में भी हम जो है 7 महाद्वीप हैं, बहुत सारी, ऐसे तो बोलेंगे तो बहुत डिटेल हो जाएगा। जैसे अब पृथ्वी के अंदर कितने हैं, 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप में फिर जो है हमारा एक भारतवर्ष उपमहाद्वीप है। अब उस 7 महाद्वीपों में एक है हमारा एशिया महाद्वीप। एशिया द्वीप में हमारा जो है भारतवर्ष उपमहाद्वीप में हमारा देश भारत। हमारे देश भारत में हम जो है 28 राज्यों में दोस्तों एक राज्य उत्तर प्रदेश में एक हमारा जो है, ये जो है राज्य उत्तर प्रदेश में। अब जिस जिले में आप रह रहे हो तो वहाँ से आप इसको लगा सकते हैं, बहुत बड़ी कहानी है। तो आपको पता चल गया कि हम कहाँ लाई करते हैं। ब्रह्मांड, आकाशगंगा में सौरमंडल में पृथ्वी में जो है हम जो है 7 जो है महाद्वीप में एक महाद्वीप आपका जो उपमहाद्वीप है, जो जिसका नाम है भारतवर्ष। और भारतवर्ष में आपका देश भारत में भी जो आपका और 28 राज्य हैं, उसमें से एक राज्य आपका यूपी में आप रह रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब यूपी में भी किसी सिटी में रह रहे होंगे, उसके भी किसी गांव में रह रहे होंगे, वो सारी चीज़ें, गांव शहर जहाँ भी रह रहे हो, तो मैंने आपको डिटेल बता दिया। अब देखो, अब आप बता सकते हैं ग्रह में और तारे में क्या अंतर है। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं, सूर्य, ये बहुत आसान क्वेश्चन हो गए। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं, तो आप सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। अब इनमें से क्वेश्चन कभी कभी यूपीएससी नहीं तो यूपीपीएससी जरूर उठा लेता है, समझ रहे हो ना। देखना आप PYQ आपको समझ में आ जाएगा। और मैं आगे आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा, और प्रूफ भी दूंगा। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है दोस्तों, इसलिए कहा जाता है, जो आपने वहाँ पर पढ़ा था कि सारी चीज़ें अवेल हैं इसमें। ऐसी जो है जलवायु कहीं की नहीं है जैसी यहाँ की पृथ्वी की, सारी चीज़ें मिलती हैं। अच्छा, ब्रह्मांड क्या है, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। यूपीपीसीएस दोस्तों, ये क्वेश्चन PYQ है, याद रखना। और इस पर चर्चा करें डिटेल और इसको लिखें अच्छे से। तो अब उसके बारे में दोस्तों, ये जो है आपको सॉल्व करने, आपको याद करने ये सारी चीज़ें। ये आपका क्वेश्चन जो है, ये बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको भरें, खाली स्थान इसमें भरें, ये सब खाली स्थान भरें, यही आपका काम है। और चार्ट तैयार कर लें, ये सब छोटी बातें हैं। ये आपकी ज्योग्राफी का पहला चैप्टर जो है ये फिनिश हो चुका है। और इसमें आप देख सकते हैं सूर्य है, सूर्य के बाद क्या है, बुध के बाद शुक्र के बाद पृथ्वी के बाद मंगल, पृथ्वी के बाद मंगल के बाद बृहस्पति के बाद शनि के बाद यूरेनस के बाद जो है ये नेपच्यून, ठीक है। वरुण है यूरेनस नेपच्यून जो मैंने बताया आपको।
तो ये दोस्तों आपकी पूरी क्लास जो है कंप्लीट हो चुकी है आज ये 1 चैप्टर। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हमने इतनी डिटेल में जो चर्चा करी है, इतने अच्छे से मैंने आपको बताया है, ऐसे कोई बताएगा नहीं। तो अगली क्लास में मैं, ये क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, अगली क्लास में मैं ख्याल रखूँगा टाइम ज़्यादा ना लगे और आपका टॉपिक भी पूरा हो जाए। तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।